इस वीडियो से हम एग्रीकल्चर चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि फार्मिंग के कितने टाइप्स होते हैं और वो एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब हुआ, प्रिमिटिव का मतलब होता है ट्रेडिशनल। तो अगर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी पुराने तरीके से करते हैं, हल बैल और जो रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर जिन चीज़ों से की जाती है अभी के समय में भी, तो पुराने ट्रेडिशनल चीज़ों से जब एग्रीकल्चर किया जाता है तो उसे हम प्रिमिटिव एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरा वर्ड है सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि जब कोई किसान अपने जीने के लिए एग्रीकल्चर कर रहा है, वो बाज़ार में व्यापारी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपने जीने के लिए, अपने परिवार को खिलाने के लिए एग्रीकल्चर करता है, तो उसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसका पूरा मतलब ये हुआ कि परंपरागत चीज़ों का इस्तेमाल करके, यानी ट्रेडिशनल चीज़ें जैसे हल बैल और बाकी जितने भी चीज़ें होती हैं सबका इस्तेमाल करके अपने जीने के लिए जब एक किसान खेती करता है तो उसे हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। भारत में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर किसान हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। अब इसमें कैसे खेती की जाती है, तो सबसे पहली चीज़ है कि स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में खेती की जाती है। यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा जगह नहीं होता है, बल्कि छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, यहाँ पर खेती की जाती है। दूसरा है प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ पर ट्रैक्टर और फर्टिलाइज़र, केमिकल, ये सब का इस्तेमाल होता नहीं है। यहाँ पर बहुत ही बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है खेती करने के लिए। अब ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम जान रहे हैं कि कुछ भी मॉडर्न चीज़ें इस्तेमाल हो नहीं रही हैं, तो यहाँ पर जो पानी की ज़रूरत होती है वो बेसिकली बरसात के पानी पे पूरा पूरा डिपेंडेंस होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई इरिगेशन का बहुत हाईटेक फैसिलिटी है, जब भी चाहे तब पानी हमें मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये मानसून पे डिपेंडेंट होता है। तीसरा नेचुरल फर्टिलिटी होती है। तो फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए अभी के समय में बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इसमें नहीं होता है, बल्कि इसमें जो नेचुरल फर्टिलिटी है, ज़मीन में जो फर्टिलिटी मौजूद है, उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है स्लैश एंड बर्न मेथड। तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर करने का स्लैश एंड बर्न मेथड बहुत फेमस है और अभी भी किया जाता है, हालांकि अब ये उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। होता क्या है स्लैश एंड बर्न? स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है कि पहले क्या करते थे लोग कि एक लैंड पे खेती किया उन्होंने अपने जीने के लिए, और जब वो खेती कर लेते थे तो उसके बाद वो उस जगह को जला करके छोड़ देते थे, उस जगह को ऐसे ही रहने देते थे, और फिर वो दूसरे जगह जा करके खेती करते थे। और जब दोबारा उस लैंड की फर्टिलिटी वापस लौट जाती थी कुछ समय के बाद, 1.5-2 साल के बाद, तो वो फिर से उस लैंड पर आते थे। तो इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न मेथड। यहाँ पर लैंड में एग्रीकल्चर करके उसे छोड़ दिया जाता है और फिर एक इंटरवल के बाद दोबारा उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जैसे असम, मेघालय, यहाँ पर इस स्लैश एंड बर्न मेथड को झूमिंग कहा जाता है, झूम एग्रीकल्चर। और बाकी स्टेट में भी इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में बेवाड़ कहते हैं इसे, आंध्र प्रदेश में स्लैश एंड बर्न को पोड़ू कहा जाता है, उड़ीसा में कोमन कहा जाता है, वेस्टर्न घाट गोवा के एरिया में कुमारी कहा जाता है, राजस्थान में वॉल्टर, हिमालय में खील, झारखंड में कुरुवा, और नॉर्थ ईस्ट में जैसा कि मैंने पहले ही बताया इसे जूमिंग कहा जाता है। तो स्लैश एंड बर्न मेथड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा टाइप है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहाँ किया जाता है? इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो जब एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी बड़े पैमाने पर की जाती है, बड़े स्केल पर किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब यहाँ पर ये कब होता है?
तो जो हाईली पॉपुलेशन एरिया है वहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को देखा जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर है तो उसे फूड का नीड होगा और उस फूड के नीड को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में करना पड़ेगा। तो जो हाईली पॉपुलेटेड इलाका होता है वहाँ पे ज़्यादातर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में खेती किया जाता है। दूसरा, ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है, दूसरा टाइप जो है, इसमें लेबर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब इसमें खेत में काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, इसमें मशीन का इस्तेमाल उतना अधिक नहीं होता है। तीसरा है, इसमें बायोकेमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बायोकेमिकल ही नहीं बल्कि जितने भी तरह के केमिकल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जा सकता है चीज़ों को, तो इसमें लगाया जाता है। बायोकेमिकल का इस्तेमाल इसमें खूब होता है। तीसरा, इरिगेशन जो है इसमें बहुत ही मॉडर्न टेक्निक का होता है, इसमें इरिगेशन अच्छे से किया जाता है। ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चर नहीं होता है जहाँ पर हम सिर्फ मानसून पे डिपेंडेंट होते थे, यहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी स्टोर्ड होता है। उसके बाद है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस तरह का जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है, जैसे कि परिवार में ज़मीन का बंटवारा, तो खेत जो होता है उसका भी बंटवारा हो जाता है। तो धीरे धीरे जब ये जनरेशन टू जनरेशन ये बंटवारा होते चला जाता है तो ज़मीन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है लोगों के बीच में। इससे एक छोटे से लैंड पे उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल रह नहीं जाता है। और ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चर की तरह इसमें सिर्फ जीने के लिए खेती नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर मुनाफा भी कमाया जाता है। तो पॉपुलेशन को खाना पूरा करने के लिए, उनके नीड को पूरा करने के लिए पहला तो एग्रीकल्चर हो रहा है। दूसरा, इसका इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए भी किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फार्मर होते हैं जो कि व्यापारी की तरह होते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे लॉ ऑफ मतलब इनहेरिटेंस बढ़ेगा और ये ज़मीनें और ज़्यादा छोटी होती चली जाएंगी, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो कम इकोनॉमिकल रह जाएंगी, उनमें मुनाफा उतना रह नहीं जाएगा। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ये एक प्रॉब्लम है। तीसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। तो कॉमर्शियल फार्मिंग पूरी तरह से कॉमर्शियल होता है, यहाँ पे केवल और केवल मुनाफे के लिए खेती की जाती है। जैसे हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, इसमें किसी भी तरह के प्रिमिटिव टेक्निक का, हल बैल ये सब का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें एकदम मॉडर्न टेक्निक जो भी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज़्यादा बढ़ा करके दे उनका इस्तेमाल किया जाता है। खूब सारा पेस्टिसाइड डाला जाता है, खूब सारा केमिकल डाला जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जितने भी दवाइयाँ हो सकती हैं खेत में डाल करके उसमें उसके अमाउंट को बढ़ा सकते हैं अगर हम खेत में, तो उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है, वो भी भरपूर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब ये कॉमर्शियल फार्मिंग जो है ये हर जगह पे अलग अलग तरह से मतलब इसका होता है। जैसे हरियाणा में अगर हम देखें तो राइस का जो फार्मिंग है वो एक तरह का कॉमर्शियल फार्मिंग है। वहाँ पे लोग राइस को उगाते हैं कॉमर्शियल बेसिस पे, बड़े पैमाने पे। लेकिन उड़ीसा में ये कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं है राइस को उगाना, यहाँ पर वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। यहाँ पे उतना ज़्यादा इसका कॉमर्शियल मतलब कॉमर्शियल नज़रिए से इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है उड़ीसा में, बल्कि हरियाणा में ये बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। इससे मुनाफा भी कमाते हैं बहुत सारे फार्मर। उसके बाद है कॉमर्शियल फार्मिंग में ही एक पॉइंट, प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? किसी एक तरह के क्रॉप को लगाना और उससे उसे कॉमर्शियल बना देना। मतलब कि जैसे टी है, टी का प्लांटेशन असम में किया जाता है, तो एक बहुत बड़े एरिया में उसका प्लांटेशन किया जाता है। उसमें सब कुछ का ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से इरिगेशन किया जाए उसका, जो नए नए चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह से सारी चीज़ों का ध्यान उसमें रखा जाता है। तो प्लांटेशन टी का हो सकता है। इसमें सिंगल क्रॉप होता है, हमेशा याद रखना है, प्लांटेशन में सिंगल क्रॉप किया जाता है, इसमें मल्टीपल क्रॉप्स नहीं लगाए जाते हैं। तो टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर आती हैं। तो हमने इस वीडियो में 3 फार्मिंग के टेक्निक पढ़े। पहला था प्रिमिटिव, दूसरा था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और तीसरा था कॉमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर के एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।